दोस्तों, आप जब भी IKEA में जाते होंगे तो आपने एक चीज बहुत अच्छे से नोट की होगी कि आप खरीदने बहुत कम चीजें जाते हैं, लेकिन अब जब बाहर निकलते हैं तो आपके पास बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसा ही मेरे साथ रिसेंटली हुआ। मुझे ये पता था कि IKEA एक स्वीडन का ब्रांड है, तो मुझे लगा कि वहां पे जो भी ब्रांड्स अवेलेबल होंगे वो सब यूरोपियन ब्रांड्स होंगे। लेकिन वहां पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में पता चला, जो कि एक इंडियन कंपनी है, और इसके अलावा जिस बिजनेस में वो ऑपरेट करती है वहां पे उनका बहुत बड़ा मोनोपोली बिजनेस भी है। दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका मोनोपोली है किचन सेगमेंट के अंदर। वो वहां पे क्वाज सिंक्स बनाती है। इस कंपनी का नाम है कैरेसिल। इस कंपनी को पहले एक्रिसिल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन रिसेंट में इसका नाम चेंज करके कैरेसिल कर दिया गया ताकि कस्टमर इसको बहुत अच्छे से याद रख सकें। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को 3-4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंडस्ट्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो स्टेनलेस स्टील से 80 to 85% ऑफ द टोटल सिंक बनाए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज होते हैं। उस 80 to 85% सिंक्स के अंदर सिर्फ 10% ऐसे सिंक्स हैं जिनको क्वाज टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसका रिसेंट में काफी यूज किया जाता है। अगर मैं कैरेसिल की बात करूं तो कैरेसिल उन 4 कंपनीज में से एक कंपनी है जो कि शॉक टेक्नोलॉजी का यूज करती है क्वाज सिंक्स बनाने के लिए। दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री का पूरा साइज एज ऑन 2022 था $3.2 बिलियन और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरी इंडस्ट्री ग्रो होके $4.5 बिलियन पे पहुंच जाएगी बाय 2030 तक। यानी कि यहां पे 3.87% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जा सकता है। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो हर साल नॉर्मली 8 से 9 करोड़ सिंक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से सिर्फ 70 लाख ऐसे सिंक्स है जो क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा यूज की जाएगी। अगर हम यहां पे सिर्फ इंडिया की बात करें तो क्वार्ट्ज सिंक्स की डिमांड आने वाले टाइम में 2027 तक $300 मिलियन तक पहुंच सकती है। वहीं पे अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करूं तो उनसे बनने वाले सिंक्स का ओवरऑल मार्केट 36 मिलियन तक पहुंच सकता है बाय 2027। तो दोस्तों, अभी तक के डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकल के आता है, मैं आपको वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में पूरे सिंक मार्केट का ग्रोथ सिर्फ 4% कंपाउंडिंग ही हो, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके सिंक्स बनने वाले हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर वहां पे 10% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का इस पूरे बिजनेस के अंदर मोनोपोली है, तो आने वाले टाइम में इनके पास ग्रोथ के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं अगर ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी को 1987 के अंदर अश्विनी पारिक ने स्टार्ट किया था, और पहले कंपनी का नाम एक्रिसिल हुआ करता था, जिसको अभी चेंज करके कैरेसिल कर दिया गया है। और कंपनी की बात करूं तो कंपनी सबसे पहले शॉक एंड कंपनी GmbH, जो कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग के अंदर सबसे पहले उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट के अंदर लाया था। दोस्तों, कंपनी अपना मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से बनाती है। अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो ऑलमोस्ट 78% रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती आई है। इसके बाद अब समझने की ट्राई करते हैं कि कंपनी कौन कौन से सेगमेंट के अंदर कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि आने वाले टाइम में ग्रोथ कंपनी कैसे कर सकती है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट हमने कैरेसिल की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिया है। तो ये प्रोडक्ट सेगमेंट्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक बाथरूम सेगमेंट के अंदर, सेकंड किचन सेगमेंट। अगर मैं मेनली बात करूं तो कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो किचन सेगमेंट के अंदर ही है, लेकिन रिसेंट कंपनी ने अपने आप को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बाथरूम सेगमेंट के अंदर भी कुछ नए लॉन्चेस किए थे। तो दोस्तों, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किचन सेगमेंट के अंदर कंपनी का रेवेन्यू कौन से कंपोनेंट से कितना आता है। मैं आपको वापस से लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का 52% रेवेन्यू क्वार्ट्ज सिंक से आता है, जो कि कंपनी का मेजर कोर बिजनेस है। इसके अलावा स्टील सिंक के अंदर भी कंपनी ऑलमोस्ट 13% अपना बिजनेस करती आई है। अगर मैं अप्लायंसेज एंड अदर चीजों की बात करूं तो वहां पे कंपनी का 11%, और सॉलिड सरफेस सिंक्स वहां पे कंपनी का ऑलमोस्ट 25% के आसपास का रेवेन्यू आता है। दोस्तों, इन सब चीजों के अलावा कंपनी ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जहां पे इन्होंने बहुत जगह पे एक्विजिशंस भी किए अलग अलग कंपनीज के अंदर, ताकि अपने ब्रांड को एक्सपेंड कर सकें। और इसके अलावा इनके फॉरेन कंट्रीज के अंदर अलग अलग मेजर कंट्रीज जैसे कि USA, इजराइल के अंदर इनके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। इन सब चीजों के बीच टाइम आता है
है 2021 का, जहां पे कंपनी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को अचीव किया था। कंपनी ने पहली बार IKEA के अंदर अपने क्वाश सिंक्स को सप्लाई किया था और इनके ट्रस्टवर्दीनेस और क्वालिटी को देखते हुए IKEA के अंदर इनकी सप्लाई को 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया जब कस्टमर्स ने इन सब चीजों को देखना स्टार्ट किया। दोस्तों, हमने एक्सपोर्ट्स के बारे में तो काफी बात किया इस कंपनी का, लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी मॉड्यूलर किचन का बहुत डिमांड पिछले कुछ टाइम के अंदर बढ़ा है और उसका इंपैक्ट आप कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी देख सकते हो। पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट से ऑलमोस्ट 132 करोड़ का रेवेन्यू निकाला था। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी का रेवेन्यू कैसे ग्रो हुआ है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को देखते हुए कंपनी ने अपने डीलर नेटवर्क को 1500 से बढ़ा के 3000 कर दिया है बिटवीन 2019 टू 2023। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज कंपनी के बारे में आई थी कि जुलाई 2023 के अंदर कंपनी ने अपने स्टेनलेस स्टील सिंक्स को बनाने के एक प्लांट को स्टार्ट किया था जिसकी एनुअल कैपेसिटी 1,80,000 के आसपास की थी। इसके अलावा अपने और एक्सपेंशन प्लान्स को देखते हुए कंपनी ने बहुत सारी लैंड एक्वायर की है भावनगर गुजरात के अंदर, जहां पे आने वाले टाइम में और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात किया इंडस्ट्री के बारे में और हमने बात किया कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब चलिए जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर कैसे ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 23.9% CAGR का ग्रोथ देखा गया है, जो कि 252 करोड़ हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर, जो कि अभी बढ़ के 594 करोड़ हो गया है। अगर मैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करूं तो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 143 करोड़ का, जिसमें से 31 करोड़ डोमेस्टिक मार्केट और 110 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट से कंपनी ने रेवेन्यू अचीव किया था। दोस्तों, टॉप लाइन के अलावा अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं जैसे कि EBITDA की, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 20% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है पिछले 5 साल के अंदर और कंपनी का EBITDA 108 करोड़ के आसपास का था। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो वहां पे ऑलमोस्ट 24% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है और रिसेंट का नंबर वो 52 करोड़ के आसपास का था। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज के दिन में इसका स्टॉक प्राइस 680 के आसपास ट्रेड करता है और कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए अब कम टाइम लेते हुए जल्दी से बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में। अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा कि पूरा सिंक सेगमेंट जो इंडिया के अंदर काम करता है अभी काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और आने वाले टाइम में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। और वहां पे अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने आप को काफी अच्छे ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश किया है और रिसेंट के टाइम में जो कि मॉड्यूलर किचन की डिमांड आई है वहां से भी कंपनी को पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी फायदा मिला है। दोस्तों, कंपनी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कंपनी की काफी बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वहां भी कंपनी के काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। सेकंड टाइम पे अगर हम सप्लाई की बात करें तो IKEA के अंदर जो कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी कंपनी को अपने यूनिट्स बेचने में काफी हेल्प करती आई है। अगर हम कैपेसिटी की बात भी करें तो कंपनी ने अपनी सिंक प्रोडक्शन की कैपेसिटी को पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी बढ़ाया है और आज के दिन में कंपनी क्वाश सिंक्स के अंदर 10 लाख यूनिट तक का प्रोडक्शन कर सकती है 1 साल के अंदर। थर्ड, अगर मैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करूं तो कंपनी का पेनिट्रेशन रिटेल सेगमेंट के अंदर काफी ग्रो हुआ है और कंपनी ने अपने डीलर्स को भी काफी ग्रो किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी का स्ट्रेंथ है वो है कंपनी की कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एडल्विस ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था जहां पे उन्होंने काफी क्लियरली बताया है कि कंपनी की कॉस्ट एडवांटेज काफी बड़ी है, जो कि कंपनी को ज्यादा मार्केट शेयर लेने में काफी हेल्प कर सकती है एज कंपेयर टू इट्स इंटरनेशनल पीयर्स। हमने स्ट्रेंथ्स के बारे में तो बात कर ली, अब जल्दी से बात करते हैं वीकनेस के बारे में। तो सबसे पहला जो वीकनेस निकल के आता है वो इन्फ्लेशन से निकल के आता है। कंपनी ने काफी क्लियरली बताया है कि यूएस और यूके में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो वहां के कंज्यूमर्स हैं वो अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स के ऊपर इंपैक्ट देखा भी गया है और आने वाले टाइम में और भी हो सकता है। इसके अलावा जो यूरोप की मार्केट है जहां पे कंपनी बहुत रिलाई करती है अपनी सेल्स के लिए, वो भी काफी अनप्रेडिक्टेबल है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में कभी ना कभी कोई इंपैक्ट आ सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले रिजल्ट के बाद कंपनी का जो रेवेन्यू था वो थोड़ा कम हुआ है और कंपनी ने इसका रीजन बताया है कि कंपनी ने SAP सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन किया था, जिसकी वजह से इनके ऑपरेशंस में थोड़े बहुत इंपैक्ट हुए थे, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू कम हुआ है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है जो इसका सेल्स होता है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है रियल एस्टेट मार्केट के साथ। अगर रियल एस्टेट मार्केट अच्छा करती है तो इनकी डिमांड भी ग्रो हो जाती है, क्योंकि ये नए सिंक्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। अगर आने वाले टाइम में रियल एस्टेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के रेवेन्यू और बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के 44% के आसपास के शेयर है और जो इनके सीईओ है चिराग पारिक, उनके पास कंपनी के 32% का शेयर होल्डिंग भी है। चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी के क्रेडिट रेटिंग के बारे में। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब रेटिंग देती हैं किसी भी कंपनीज को तो उससे पता चलता है कि कंपनी अपना क्रेडिट पे करने में कितनी सक्षम है
यानी कि कितने अच्छे से अपने क्रेडिट को पे बैक कर सकती है। और क्रेडिट रेटिंग कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन कंपनीज के लिए जिनके ऊपर कोई ना कोई डेट होता है। तो जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे इकरा की रेटिंग की बात की गई है और बताया गया है कि लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट के अंदर इकरा ने इस कंपनी के क्रेडिट को कैसे रेट किया है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट को इकरा ए स्टेबल आउटलुक और शॉर्ट टर्म डेट को इकरा A2+ रेटिंग दिया हुआ है। दोस्तों ये सब एनालिसिस के बाद अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा और एंड में आपको यही बताऊंगा कि जो भी हमने कंपनी के बारे में बात किया, तो कंपनी अपने बहुत नीश सेगमेंट के अंदर बिजनेस करती है। कंपनी के पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, जहां पे कंपनी क्वार्ट्ज सिंक्स को बनाती है और उसकी डिमांड भी आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में, रेवेन्यू के बारे में और स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताया, ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर की तरह खुद डिसाइड कर सके कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो हमने प्योरली रिसर्च के लिए बनाई थी ताकि हम आपके तक सही इंफॉर्मेशन को ला सकें, जिसका यूज करके आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद से ले सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कंपनी कैसा बिजनेस करती है और आने वाले टाइम में कैसा बिजनेस कर सकती है। और आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं कि हम कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। इसके अलावा अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखने चाहते हैं तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.